नमस्कार, एफएम जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह शो अपने आप में खास है और काफ़ी बेहतर तरीके से हम आपके सामने लेके आने की करते हैं कोशिश। और इसी कोशिश और इसी कड़ी के अंदर हम आपके सामने उम्मीद करते हैं जो डाटा रखते हैं वो आपके काफ़ी काम भी आता होगा। एक एक करके मैं 2-4 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, आप वॉल पे इसको देखते भी जाइएगा। सबसे पहले तो अगर आप जरा निफ्टी के फ्यूचर्स की प्लेट दिखा पाएँ, बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स की प्लेट दिखा पाएँ या फिर एडवांस डिक्लाइन की रेशियो दिखा पाएँ तो आपको दिखेगा। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो आज बाजार ने देखिए शुरुआत में जो ओपनिंग हुई और उसके बाद से किसी तरह का कोई खास बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर नहीं आया, बल्कि गिरावट दिखी। अगर आप स्क्रीन से भी चेक करना चाहें तो आपको ये साफ साफ दिखेगा कि ओपन इंटरेस्ट नहीं है और प्राइस एक्शन भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। 16-17 पॉइंट का इस समय थोड़ा प्रीमियम देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स भी ये थोड़ा और अपडेट करने की ज़रूरत है। आई थिंक इसको फ्यूचर्स को रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि इन सब में अभी भी बिल्डअप ज़्यादा नहीं है। तो कल जो हल्की फुल्की गिरावट हुई थी निफ्टी के अंदर और आज जो बैंक निफ्टी के अंदर काम हो रहा है, मेरे को उसमें प्राइस एक्शन कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा, ना ही मेरे को उसके अंदर कोई वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है। कुल मिला के आज जो मार्केट का सिनेरियो है उसमें निफ्टी के अंदर 23,600 के आसपास खड़े हैं। 23,500 का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है। जब तक 23,600 या 23,500 वाली रेंज पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं करते तब तक कोई खास बड़ी दिक्कत आएगी नहीं। ये आप चार्ट के जरिए अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। आते हैं जरा बैंक निफ्टी पर, और अगर आप बैंक निफ्टी को चेक करेंगे तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में भी यही हुआ है और यहाँ पर भी कोई खास बड़ा मूव आज वापस नहीं देखने को मिल रहा। तो 2 दिन की ताबड़तोड़ तेजी के बाद बैंक निफ्टी फिर से ठंडे बक्से में जा रहा है, लेकिन लेवल्स ब्रेक नहीं हुए। आई रिपीट माई सेल्फ, बाजार कंसोलिडेट कर रहा है बट लेवल सपोर्ट नहीं तोड़ रहा। बाजार कंसोलिडेट कर रहा है बट रेजिस्टेंस नहीं तोड़ रहा। कल का दिन भी यही किया, आज का दिन भी यही कर रहा है और कल तो इवेंट है। तो 2 इवेंट आप जब निपटा के आ चुके हैं, फर्स्ट इज बजट एंड सेकंड इज ट्रम्प वाला टैरिफ, और अब सामने खड़ा है आपके क्रेडिट पॉलिसी, तो इसके बीच मार्केट एक पुल बैक करके कंसोलिडेट कर रहा है, जो कल भी आपने देखा। ये जो विक्स अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये विक्स इतना ही चाहिए जितना इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये तो विक्स मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। मार्केट में सपोर्ट नहीं टूट रहे, ये बिल्कुल ठीक है। मार्केट में डाटा वॉल्यूम कम है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और मार्केट इवेंट से पहले कंसोलिडेट कर रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। बस एक ब्रेकआउट चाहिए अच्छे न्यूज़ का, और उसके बाद फिर से आप कम से कम 1000 से 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी का एक बड़ा मूव ज़रूर देख पाएंगे। बट फिलहाल नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, ना ही एकदम से थक जाना है और ना ही एकदम से हर्षोत्साहित होना है। शांति से बैठना है, राइट बाय करना है एंड सिट टाइट करके बैठना है। कल के मेहमान हमारे थे अजीत मिश्रा, उनका पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं और उसके फिर आज के मेहमान से करेंगे बातचीत। कुणाल बोथरा हमारे आज के मेहमान हैं। तो अजीत सर जब कल हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने कुछ आपको ट्रेड दिए होंगे और ट्रेड के ट्रेड हमने स्क्रीन पर आपके लिए रख दिए हैं, आप जरा नोटिस कीजिएगा। पहला है चंबल फर्टिलाइजर, उन्होंने कल बात बोली भी थी कि चंबल फर्टिलाइजर के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव आएगा। दूसरा ल्यूपिन को लेकर भी उनकी रिकमेंडेशन थी। हमने उनसे जब फार्मा वाले शेयर्स पूछ रहे थे तो ल्यूपिन पे वो काफ़ी बुलिश थे, 2% का गेन वहाँ पे। और इसके अलावा HPCL के अंदर भी आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। कुल मिला के अगर आप मार्केट की ताकत देखेंगे तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि 5% का गेन इस तरह के डल मार्केट्स में भी आपको मिला। इसके अलावा इंटरग्लोब और USL, साथ ही साथ मैक्स फाइनेंशियल्स, ये सब के सब सपाट रिटर्न देने में रहे हैं इस बार। तो कुल मिला के आपको फिर से एक अच्छा रिटर्न, करीब 5% का इन्फ्लेशन लगा दो, 1-1.5% काट दो तो भी 2-2.5% का रिटर्न आपको मिला है। अब कुणाल सर से बातचीत करने का मौका हो गया है। पहले कुणाल सर से जरा हम ये समझते हैं कि उनकी ट्रेडिंग कॉल्स या उनका मार्केट पे व्यू क्या है, और उसके बाद फिर हम आगे अपने अपने शेयर्स पता करते चलेंगे। आज थोड़ा हम फॉर्मेट को बदल रहे हैं। पहले कुणाल सर से उनकी ट्रेडिंग कॉल्स के साथ साथ मार्केट का व्यू लेते हैं, फिर हम करते हैं अपने शेयर्स की बातचीत। कुणाल सर पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ओवरऑल निफ्टी मेरे को लगता है कि थोड़ा बेस बना रहा है, इट्स अ गुड साइन। मार्केट के अंदर FIs होल्डिंग 18% हो चुकी है। विक्स जितना चाहिए उतना विक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। कुणाल भाई आप मेरे को जरा ये बताइए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है ना? जो मेहनत हमने की है ये मेहनत खराब तो नहीं हो जाएगी ना हमारी, हम आगे और चलेंगे ना? जी हाँ डिम्पी, पहले तो धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। मेरा मानना है कि आई थिंक हमने एक बहुत अच्छा सेटअप बना दिया इंडेक्स में। एक 1100 पॉइंट की मूव के बाद में
100-200 पॉइंट का ये कंसोलिडेशन तो हम नॉर्मल सिनारियोज में भी देखते हैं इंडेक्स में। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये टर्न ऑफ इवेंट हो सकता है, बट पोजिशनिंग एफआईआईज की कुछ और ही बता रही है। एफआई की पोजीशन बता रही है कि उन्होंने लॉन्ग बिल्टअप चालू कर दिया इंडेक्स फ्यूचर्स में। शॉर्ट कवरिंग एक कांस्टेंट स्टैंस हो गया है एफआई की तरफ से। लास्ट 3 दिन में तो हमने कंसिस्टेंटली देखा है कि करीबन 2 से 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड किए इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट्स में। लॉन्ग पोजीशंस कैश साइड में भी हम देख रहे हैं कि 2 दिन पहले एक बाई फिगर था एफआई का। कल हालांकि एक मार्जिनल एक स्मॉल नंबर था सेल साइड में। बट ये सारे डेटा पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं कि निफ्टी ने एक बेस बहुत अच्छा बना दिया है। 23,500 का मेरा मानना है कि बहुत अच्छा एक सॉलिड बेस है इंडेक्स के लिए शॉर्ट टर्म में। आरबीआई पॉलिसी है कि हिसाब से शायद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 23,700 और 23,800 ये दोनों टारगेट्स निफ्टी आने वाले कुछ एक दिनों में टच कर सकता है। ठीक है, डन। तो पॉइंट टेकन है आपका। और आप 24,000 जब बोलते हैं तो हमें थोड़ा और अच्छा लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे ट्रेड काफ़ी बेहतर होंगे। जरा जो भी सर ने बोला है उसको अगर हमने पॉइंट्स में डाला तो एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा। 23,800 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी आप नोटिस कर रहे हैं। 23,500 का एक स्टॉप लॉस भी आप नोटिस कीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि 300 पॉइंट की रेंज है टारगेट और स्टॉप लॉस में, एक्चुअली इवेंट से पहले की रेंज है। एक बार इवेंट ब्रेकआउट हो गया उसके बाद ये रेंज का ब्रेकआउट भी आपको मिलेगा। तो फिलहाल 23,800 और 23,500 आपका स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस की रेंज, इसके बीच में आपको ट्रेड करना है। सेम विद द बैंक निफ्टी का व्यू भी सर पॉजिटिव रखते हैं। और कल तो इवेंट है, थोड़ा विक्स बढ़ा हुआ है तो माफ़ है, वो 2-3%, 5% द विक्स बढ़ जाए माफ़ है आज के दिन, क्योंकि कल इवेंट है, कल फिर से शेड कर जाएगा। आपको पता है ना, बजट के बाद 2 दिन में करीब करीब विक्स 16% शेड कर गया था। तो ज़्यादा चिंता की बात तो मेरे को तो कम से कम नहीं दिख रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, शेयर्स लेके आते हैं, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स स्क्रीन पर। तो कुणाल सर 2 शेयर हैं। पहला तो एक जायडस लाइफ साइंसेज है और दूसरा आईईएक्स है। आईईएक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है। हम पिछले 3-4 दिन से इस शेयर को नोटिस कर रहे हैं और दर्शकों को भी करवा रहे हैं। एक बार आपका व्यू पॉइंट सर आईईएक्स पे और जायडस पे। तो दोनों ही चार्ट्स इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मैं जायडस लाइफ के ऊपर एक बाय कॉल देना चाह रहा था, बट मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही चार्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने अपने स्पेसेस में। तो इनफैक्ट जायडस लाइफ में आज सबसे खास बात हो रही है कि लास्ट 3 दिन की जो वॉल्यूम एक्यूमुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये फर्स्ट इंडिकेशन होता है जब स्टॉक एक रिकवरी मोड में आ रहा होता है, तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम पैटर्न्स कितने ज़्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज ये इंडिकेट करता है कि नए बायर्स ने कितनी तीव्रता के साथ में उस स्टॉक में बाइंग की है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक जायडस लाइफ में वो साइंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग, काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है। मैं यहाँ से सजेस्ट करूंगा टारगेट्स करीबन 1050 का, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर यहाँ पे ट्रेड करना चाहे तो, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1004 का जायडस लाइफ फ्यूचर्स पे। आईईएक्स पे भी मैं बुलिश रहूंगा। हालांकि एक ही कैविएट है आईईएक्स पे कि वो हाई बीटा स्टॉक है। तो बहुत बार हमने देखा है कि स्टॉक अपने एक ब्रेकआउट मोड पे आता है, सडनली ऑल ऑफ अ सडन एक कपल ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स डिप कर जाता है, उसके बाद में वापस पिकअप कर जाता है। तो ये शायद एक कैच रहेगा आईईएक्स के ट्रेंड में। बट मेरा मानना है कि स्टॉक इस लेग ऑफ अप ट्रेंड में 195 से 200 का एक जो टारगेट रेंज है इसको टेस्ट कर सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 177 का। ठीक है, दोनों पे आपको ट्रेड मिल गया, दोनों पे कन्विक्शन मिल गया, दोनों पे आपको समझ में भी आ गया कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, और सभी के सभी लेवल्स को हम ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको सुनाते दिखाते इसलिए हैं ताकि लिखतम वक्तम दोनों हो जाए, आप देख भी लें और सुन भी लें, समझ भी लें, और आपको पता लग जाए कि हाँ मेरी चॉइस क्या होगी। देखिए हमारी कोशिश होती है कि छांट के आपके लिए शेयर्स लेके आएँ, उसमें से भी एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो मेरे पास आईईएक्स पहले से ही है, मैं तब ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है, या मैं एवरेज नहीं करूँगा अभी जल्दी, लेकिन जायडस लाइफ साइंसेज मेरे पास नहीं है तो मैं 4% को भी नहीं देखूंगा, अपने टारगेट और स्टॉप लॉस उसका रिस्क रिवॉर्ड को चेक करूंगा, और अगर मेरे पक्ष में आता है तो मैं ज़रूर इसके अंदर ट्रेड लूँगा। अब तक जितने भी ट्रेड हमने डिस्कस किए, चाहे निफ्टी का किया, चाहे हमने जायडस लाइफ साइंसेज का किया, चाहे आईईएक्स का किया, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ऐसे 2 शॉर्ट कवरिंग के सौदे भी हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कुणाल सर, एक तो BPCL है और दूसरा है सन टीवी, जरा इन दोनों के बारे में भी आपका टेक। तो बीपीसीएल इंटरेस्टिंग चार्ट बन सकता है दोनों में से, बिकॉज मेरा मानना है कि आई थिंक हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑफ कोर्स क्रूड से ज़्यादा प्रभावित होती है अपने प्राइस ट्रेंड्स में। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो सेकंड पैटर्न इमर्ज होकर आ रहा है ओएमसी स्टॉक्स में वो है शॉर्ट कवरिंग वेव का।
तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे करंट लेवल्स में 265 के आसपास ट्रेड कर रहा है बीपीसीएल। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड करना चाहे तो 275 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं, 260 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सन टीवी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हो सकता है ब्रेकआउट का, बट मैं उस पर थोड़ा सा एक कैविएट दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आज का हाई जो 645 के आसपास है फ्यूचर्स में, अगर उस लेवल को क्रॉस करे तभी सन टीवी में बाय करना चाहिए, बिकॉज वो एक मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट बन के उभर आ रहा है। लास्ट 5 से 7 दिनों का जो स्विंग रेजिस्टेंस है वो करीबन 645 के आसपास है सन टीवी पर। तो फिलहाल स्टॉक ऐसा लग रहा है कि शायद टर्न कर सकता है, बट अगर 645 के लेवल्स को क्रॉस करे तब मैं बाय इनिशिएट करूंगा। और यहाँ पे फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टॉक करीबन 675 का टारगेट भी रख सकता है। 645 के ऊपर क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 630 का सन टीवी पर। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है सर। बीपीसीएल सन टीवी पे जो आपने रिकमेंडेशंस दी है हमने नोटिस कर ली है, और बीपीसीएल पे आपका ट्रेड और साथ ही सन टीवी पे भी आपका ट्रेड जो हमने नोटिस किया है, और ये सब के सब ट्रेड हम आपको टारगेट स्टॉप लॉस की फॉर्म में दिखा भी रहे। शेयर्स हमने आपके सामने रखे, उसका पूरा ब्यौरा आपके सामने है। आप चाहें तो जायडस लाइफ साइंसेज को देख सकते हैं। इससे पहले हमने बातचीत की थी बीपीसीएल की, उसका स्टॉप लॉस टारगेट आपके स्क्रीन पर आया। निफ्टी, बैंक निफ्टी भी हमने आपके सामने रखने की है कोशिश। अब जरा दिखाते हैं आपको बिकवाली वाले शेयर्स, और वो भी एक बार आप देख लीजिए। तो आज के दो शेयर हैं, एक तो है पीबी फिनटेक और दूसरा है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स ने काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा था, फिर से बिकवाली इसमें शुरू हो गई है। कुणाल भाई, एक्सट्रीम वॉलेटाइल, जब टूटा तो 40% से ज़्यादा टूटा, जब रिकवरी आई तो 2-3 दिन में 20% की रिकवरी आई। आज फिर से थोड़ा लाल निशान दिखा रहा है, नया डेरिवेटिव्स में आया है, इसलिए समझ ही नहीं पा रहा है, और थोड़ा लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। पहली बार जो शेयर डेरिवेटिव्स में आता है ना, उसमें एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी कैश वाली ही रह जाती है, उसके डीएनए जल्दी चेंज नहीं होता है। कल्याण के अंदर भी कुछ वैसे दिख रहा है। सर, पीबी फिनटेक और कल्याण ज्वेलर्स दोनों नए आए हैं फिंडो में। काफ़ी अच्छे से बताया आपने कि उनके डीएनए में चेंजेस जनरली नहीं आता है। तो मैंने बहुत रिस्की रहेगा अगर कल्याण ज्वेलर्स पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करे, बिकॉज जो हम देखते हैं कि जनरल ट्रेंड लास्ट 5 से 7 दिनों में जब स्टॉक मूव करता है, कल्याण ज्वेलर्स इन दिस केस आई थिंक मेरे अनुमान से शायद 434 या 440 के आसपास का लो था, और कल तक स्टॉक ऑलमोस्ट 590 के आसपास था। तो एक ऑलमोस्ट लाइक 40% का, 30% का एक अपमूव आया था स्टॉक में अपने लोस से। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टॉक का जो मेजर ट्रेंड हो जाता है वो अपसाइड हो जाता है। आज का दिन एक प्रॉफिट बुकिंग डे हो सकता है या फिर एक कंसोलिडेटिव डे हो सकता है। तो इस लिहाज से मैं इस पे शॉर्ट बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि जो मेजर ट्रेंड है लास्ट 7-8 डेज में दिख रहे हैं वो शॉर्ट कवरिंग एज वेल एज लॉन्ग बिल्टअप हो सकता है कल्याण ज्वेलर्स में। तो फिलहाल मैं उस पर इनिशिएट नहीं करूंगा। पीबी फिनटेक शायद एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बन सकता है। स्टॉक आज बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना रहा है, 1707 के आसपास का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि शायद इसमें एक और दिन की सेलिंग मिले, बट रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा स्क्यूड रहेगा आज की सेलिंग के बाद। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड करना चाहे तो मैं 1685 का टारगेट रखूंगा इस पर, और स्टॉप लॉस 1725 का रखूंगा। ठीक है, 1725 का एक एसएल लगा के, यानी कि स्टॉप लॉस लगा के, चाहे तो थोड़ा पीबी फिनटेक के लिए और थोड़ा खिसक सकता है नीचे। ये आपके टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पे छप के आ जाएगा। 2 अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। वो अनवाइंडिंग के शेयर बीएससी और जिंदल स्टील एंड पावर हैं। कुणाल सर, इन दोनों को भी चेक कर लो जरा। बीएससी का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोनों में से। ये पॉसिबल है कि स्टॉक शायद और ड्रिफ्ट कर सकता है डाउन साइड में, बिकॉज हमने देखा है कि बीएससी एक ऐसा चार्ट है जिसने मेजर करेक्शन या वॉलिटिलिटी बिल्कुल भी नहीं दिखाया था लास्ट 4 से 5 महीनों में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक कंसोलिडेट करे, तो जब मार्केट रिकवर कर जाता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वही सारे स्टॉक्स होते हैं जो शायद वापस चल जाए, बट पॉसिबल होता है कि ये स्टॉक्स जो होते हैं वो कंसोलिडेशन में चले जाते हैं और थोड़े से अंडर परफॉर्म कर जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद बीएससी उस जोन में आ सकता है। तो मैं फिलहाल सेल तो इनिशिएट नहीं करूंगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक शायद आने वाले कुछ एक सेशंस में ड्रिफ्ट कर जाए, तो मैं फिलहाल बीएससी पे कोई कॉल इनिशिएट नहीं करूंगा। ठीक है ना, ओके, ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। सर, हमने आपसे जो पूछना था पूछ लिया, आपसे सारे शेयर्स हमने चेक करवा ली है। अब मैं जरा आपसे आपके ट्रेडिंग कॉल्स पता करना चाहता हूँ, आपकी कॉल्स क्या है सर?
पहला बाय कॉल तो अगर मैं ज़ाइडस लाइफ को एक्सक्लूड कर दूं तो मैं पहला बाय कॉल इनिशिएट करूंगा इंडसइंड बैंक पे। 1070 के आसपास इसका फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक ने एक अच्छा बेस बना दिया है, काफ़ी स्ट्रांग है रिलेटिवली। 1100 का टारगेट रख सकते हैं इंडसइंड बैंक पे और 1055 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सेकंड रहेगा सेल रहेगा, वो रहेगा इंडियन होटल्स पे। 795 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सेल कर सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं 775 का, स्टॉप लॉस 806 का। ठीक है, आपने इंडियन होटल सेल करने के लिए कहा है, इंडसन आपने कहा है कि बाय करके चलना है। कुणाल सर, एक चीज़ मेरे को पता करनी है, आपने इंडसन के साथ साथ कोटक भी देखा होगा, कोटक और इंडसन में फ़र्क कितना है? क्या कोटक नहीं चल सकता? इसका भी तो लंबा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। या ऑफ कोर्स आई थिंक कोटक भी बहुत ही बढ़िया चार्ट है। कोटक की जो खास बात है कि वो स्टॉक अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1900 1950 के आसपास। इंडसइंड बैंक की बात करें तो वो स्टॉक अपने 52 वीक लो से रिकवर कर रहा है। दोनों की पोजीशनिंग काफ़ी डिफरेंट है। ऑफ कोर्स अगर बैंकिंग स्टॉक्स रिकवर या रैली करे तो मेरा ऐसा मानना है कि 2 पेज रैली हो सकती है। एक जो स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स है वो कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रेंड फैशन में, बट जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में है जैसे कि इंडसइंड बैंक, उनमें एक शॉर्ट कवरिंग की वेव ज़्यादा आ सकती है। तो मेरे ऐसा मानना है शायद थोड़ी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा इंडसइंड बैंक में रिफ्लेक्ट कर सकती है। उस लिहाज से मैंने इंडसइंड बैंक पिक किया है, बट मैं बिल्कुल अग्री करूंगा कि आई थिंक कोटक बैंक का चार्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है कुणाल भाई, एक छोटा सा सवाल हो रहा है, मैं जरा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से पूछ रहा हूँ। आज क्योंकि है थर्सडे, कल है फ्राइडे, कल पॉलिसी आ जाएगी, उससे पहले बैंक वाला शेयर आप दे रहे हो इंडसइंड बैंक, तो पोजीशंस थोड़ी ज़्यादा रखनी है। आपको डाटा, आपकी स्टडी ये कहती है कि कट आ जाएगा तो शायद मार्केट मूव करेगा, या फिर थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ काम करें, इवेंट के बाद फिर देखें। ऑफ कोर्स मैं अग्री करूंगा कि इवेंट्स के पहले जब जैसे बजट का एक इवेंट था उसके पहले हर कोई ट्रेडर जो होता है वो पोजीशनिंग थोड़ी सी लाइट कर जाता है, बिकॉज कॉन्फिडेंस आने के बाद में अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करो तो वो काफ़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी कहलाती है। बट अगर आप एंटिसिपेशन में खेलो उसके पहले मच हायर वॉल्यूम्स में, और इन केस अगर डिसअपॉइंटमेंट हो जाए तो हो सकता है कि काफ़ी सारे जो स्ट्रैटेजी से वो थोड़े से अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आई थिंक ये जो स्ट्रैटेजीज है इंडसइंड बैंक पे या फिर कोटक बैंक पे, ये सारे इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से एक टर्न अराउंड हो सकता है इन सारे स्टॉक्स में। बट बिकॉज आरबीआई पॉलिसी है, मैं पोजिशनिंग थोड़ी सी लाइट सजेस्ट करूंगा इन स्टॉक्स में। ठीक है सर, कुणाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे मिलके, कुछ दिन पहले भी मैं आपसे मिला मुंबई में, और आज तो आपसे वापस बातचीत हो रही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर हम आगे बढ़ते हैं। सारे शेयर्स ऑलमोस्ट आपने देख ही लिए होंगे, फटाफट से मैं फिर से बता देता हूँ। निफ्टी पे हमारा पॉजिटिव स्टांस है, आप चाहें तो एक बार स्टांस पॉजिटिव के हिसाब से ट्रेड देख सकते हैं। कुछ एक शेयर्स जो डिस्कस हुआ इसमें बैंकिंग का इंडसइंड बैंक है, आप ज़ाइडस लाइफ साइंसेज भी देख सकते हैं, आईएक्स भी सर को ठीक लगा, इसके अलावा बीपीसीएल भी ठीक है। आप चाहें तो एक बार पीबी फिनटेक के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट और बढ़ सकती है, ये शेयर भी होगा। और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर बीएससी के अंदर भी स्ट्रक्चर उतना ठीक नहीं है। सिलेक्टिव शेयर्स के साथ काम कीजिएगा। इंडियन होटल्स भी थोड़ा वीक है। ये कुछ एक ट्रेड है हम जो छांट के आपके लिए लेके आए थे। उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। छोटा सा ब्रेक के बाद नया कार्यक्रम और आज के जो शेयर्स का रिपोर्ट कार्ड कल दिखाएंगे आपको। नमस्कार।